इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। समस्त किसान भाई बहनों को योगेंद्र भैया और कविता बहन के राम राम और स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और कविता बहन आपको भी हमारी राम राम। राम राम योगेंद्र भैया। और सुनाइए क्या चल रहा है खेती बाड़ी में कामकाज। आपको देखकर तो भाई ऐसा लग रहा है कि आप बोनी बखराने से पूरी तरीके से फुर्सत हो चुके हैं। हाँ कविता बहन, बोनी तो हो गई है, बस अब मानसून अच्छी तरह साथ दे दे तो इस मौसम की फसल भी अच्छी आ जाएगी। हालांकि कुछ एकड़ में मैंने पहले से स्वीट कॉर्न का मक्का बो दिया था। अच्छा। सो अभी उसको बेचने से अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया किया आपने भैया, क्योंकि इस मौसम में स्वीट कॉर्न तो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे आपके खेत में मिट्टी की कैसी व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या करके रखे हैं? अरे कविता बहन, आज अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मिट्टी की कैसी व्यवस्था है या सुरक्षा के लिए? हाँ जी भैया, हम इसलिए ये सब बातें आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आज हम इससे जुड़ा हुआ विषय लेकर आए हैं, अपनी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कीट प्रबंधन और मृदा संरक्षण से खेती की समस्याओं का समाधान पर। अच्छा। हाँ अरे वाह, आपने आज की चर्चा बता दी। ये तो बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। तो चलिए अब हमारे किसान भाइयों को मैं आज की बात का विषय भी बता देता हूँ। आज की हमारी बात होगी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा। साथ ही आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम गुरैया ढाना छिंदवाड़ा के सुनील गढ़ेवाल जी से मुर्गी का पालन कुक्कुट पालन पर हम अपनी भेंट वार्ता भी सुनेंगे और साथ ही कुछ लोकगीत और लोक भजनों के माध्यम से मनोरंजन भी करवाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो फिर क्या बोलते हैं आप? वैसे योगेंद्र भैया, हम अपने किसान भाइयों बहनों को हम ये भी बता दें कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए हम अभी 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह भी मना रहे हैं। तो फिर आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पर्यावरण के लिए ये इस लोकगीत का, जिसमें अपने स्वर दिए हैं नारायण सनोडिया ने। फूल फलहीं पर। और किसान भाइयों, आइए इस लोक संगीत के बाद जुड़ जाते हैं हम आज की हमारी बात से। जी हाँ, आज की हमारी बात का विषय है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप सब जानते हैं, और देश की बड़ी आबादी आज भी गांवों में रहकर कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। गांवों की समृद्धि ही देश के विकास की नींव है, लेकिन कई बार किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को खेती, पशुपालन या अन्य व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही कहा योगेंद्र भैया आपने। किसान भाइयों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये संस्था कृषि, ग्रामीण उद्योग, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादन संगठनों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से कार्य करते हैं। आज हम देखते हैं कि नाबार्ड देश में ग्रामीण विकास के सबसे महत्वपूर्ण संस्था में से एक है। बिल्कुल। और कविता बहन, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना ही नहीं है जी, बल्कि गांवों के समग्र विकास को गति देना भी है। हाँ जी। ये किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिला समूहों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचार और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा देकर खेती को और अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास भी करता है। जी हाँ किसान भाइयों, नाबार्ड की सहायता से किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उत्पादन, बागवानी और अन्य कृषि आधारित जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, नाबार्ड विभिन्न बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाता है। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं
नाबार्ड के सहयोग से ही किसानों को ऋण या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता भी मिल जाती है और वो जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सक्षम भी हो जाते हैं। जी हाँ योगेंद्र भैया, आज नाबार्ड कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन भी कर रहा है ना। हाँ। डेयरी विकास, कृषि व्यवसाय, जैविक खेती, ग्रामीण उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन और किसान उत्पादन संगठनों के विकास जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर तौर पे। इसके साथ ही कृषि विपणन, भंडारण और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में भी नाबार्ड अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बिल्कुल, और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जी। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ती है बल्कि पूरे परिवार और गांव का आर्थिक विकास भी होता है। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप नाबार्ड की किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको योजनाओं की पूरी जानकारी विस्तृत से मिल जाएगी और आवश्यक मार्गदर्शन भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, और किसान भाइयों आपको पता है यदि नाबार्ड स्कीम की ब्याज की दर की बात करें तो शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस पर सहायता लेते हैं आप तो आपको मात्र 4.5% से शुरू हो जाता है, और लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस पर सहायता लेते हैं तो आपको मात्र 8.5% से ये शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये कुछ नाबार्ड साझेदारी प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ब्याज अनुदान योजना वगैरह। बिल्कुल, तो ये रहे योजनाओं के नाम जिन योजनाओं के माध्यम से आप विभिन्न सहायता ले सकते हैं। और किसान भाइयों, मजबूत किसान, आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही विकसित भारत की पहचान है। नाबार्ड इसी दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। यदि हम इसकी योजनाओं और सुविधाओं का सही उपयोग करें तो खेती के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और आय के नए अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। जी हाँ, आइए नाबार्ड की योजनाओं का हम सब मिलकर लाभ उठाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएं, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। तो किसान भाइयों, यही थी हमारी आज की महत्वपूर्ण बात। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा। और एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आइए सुनते हैं ये लोकगीत। घन बरसत बड़ी भोरे चालत बेरा, घन बरसत बड़ी भोरे चालत बेरा, घन बरसत बड़ी भोर चलत बेरा, घन बरसत बड़ी भोरे चालत बेरा, घन बरसत बड़ी भोरे चलत बेरा, घन बरसत बड़ी भोरे चलत बेरा। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। किसान भाइयों, संदेश के पहले आपने जो लोकगीत सुना उसमें आवाज़ थी तिलोत्तम विश्वकर्मा की। और आइए अब जुड़ जाते हैं हमारे मेहमान क्रम से
जिसमें विषय है मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। और इस विषय पर लेकर आए हैं ग्राम गुरैया ढाना छिंदवाड़ा के सुनील गढ़ेवाल जी से भेंटवार्ता कर रही हैं कविता बहन। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। किसान भाइयों, आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान क्रम में मौजूद है सुनील गढ़ेवाल जी, जो कि गुरैया ढाना से है और ये मुख्य रूप से मुर्गी पालन यानी कि कुक्कुट पालन का व्यवसाय करते हैं और ग्राम गुरैया ढाना में इनका पोल्ट्री फार्म व्यवसाय चलता है। तो सुनील भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम। सुनील भैया, ये बताइए कि आप कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में कब से जुड़े हुए हैं? मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगभग 20 साल हो गए हैं। इसके लिए आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि यदि कोई शुरुआत से इस व्यवसाय से जुड़ना चाहता है तो उसे कितनी लागत आ सकती है छोटे स्तर से? छोटे स्तर में मैडम एक मुर्गी के पीछे 180 से 90 रुपए की लागत आती है 2 किलो करने के लिए। हाँ, तो अपने को जितना बड़ा करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। सुनील भैया, ये बताइए हमें कि मुर्गियों के देखरेख के लिए अपने पास में क्या व्यवस्था है? मुर्गियों की देख रेख में जब शुरू में चिक्स आता है मैडम, जब उसमें बोर्डिंग की जाती है जी। तो बोर्डिंग में लाइट की व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए। नीचे अच्छा। लीटर बोले तो भूसा वो भी लगभग 4 इंच होना चाहिए। तो ये सुनील भैया, आप हमें जो इनके आवास की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो ये तीनों मौसम में अलग अलग होना चाहिए या फिर एक से मौसम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, तीनों मौसम में अलग अलग मेंटेनेंस आता है। जैसे बारिश के समय में विशेष तौर पर लीटर पर ध्यान देना होता है। लीटर बोले तो जो बिजवान होता है, भूसा डलता है, वो ड्राई होना चाहिए। मुर्गियों के लिए जगह पर्याप्त होना चाहिए। कितने इंच तक के भूसा होना चाहिए इनका? लगभग 4 इंच। बारिश के समय में इससे कम तो नहीं चलता है, 4 इंच लगभग होना चाहिए। एक वर्ष के लिए 1.3 स्पेस होना। और फिर ये मौसम में इनके खान पान की व्यवस्था का कैसा ध्यान रखना चाहिए? खान पान की व्यवस्था ऐसा है कि उनका जो फीड आता है उसका रख रखाव अच्छे से होना चाहिए। नीचे लकड़ी की पट्टियां लगा के उसके ऊपर फीड रखना चाहिए, इससे फंगल नहीं बैठता है। और फीड को ढक के रखना चाहिए। अच्छा, इनको भोजन और पानी देने के लिए कुछ विशेष बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई भी बर्तन? नहीं, इनके बर्तन अलग आते हैं, पोल्ट्री के बर्तन अलग आते हैं। शुरू में जो बच्चों में लगता है वो मैनुअल डिंपल लगता है, और जब जैसे ये 4-5 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक बर्तन चालू होते हैं, जिसमें टंकी रहती है। तो टंकी से ऑटोमेटिक बर्तनों में पानी खुद ब खुद आता है प्लास्टिक के। जी, ये कहाँ पे उपलब्ध होते हैं? यहाँ छिंदवाड़ा में भी उपलब्ध है हमारे पास जी। और बाहर नागपुर बोल लो, जयपुर बोल लो, कोई बड़ी सिटियों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने तो अभी हमें बरसात के समय रखने वाली सावधानियों के बारे में जिक्र किया है, तो गर्मी और ठंडी के समय में भी बताइए आप। ठंड के समय में शुरू के 10 दिन मेंटेनेंस ज्यादा लगता है मैडम। उनको जो बोर्डिंग होती है उस पर लाइट अच्छा होना। अगर किसी के पास लाइट नहीं है तो फिर वो लकड़ी जला के सेट को गर्म कर सकता है। जी। पर्दे अच्छे होना, डबल पर्दे, बाहर से अलग होना, अंदर अलग पर्दे होना, ठंड से बचाव के लिए। ये 10 दिन इनको ठंड से बचाना पड़ता है। बनाने के तौर पे पाल की व्यवस्था की जा सकती है या फिर जूट के बोरे? नहीं, ठंड में तो जो अपने पाल लगेंगे प्लास्टिक। हाँ, बाहर से पाल लगाओ, अंदर से पन्नी लगा लो ठंड के लिए। और फिर उस समय खान पान कैसा होना चाहिए इनका? खान पान सेम चलता है ना। और गर्मी के समय में? गर्मी के समय में बोर्डिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल लाइटिंग होना और पर्दे जितने ज्यादा से ज्यादा खुले रख सकते हैं उनको पर्दे खोल के रखना है, हवा आने जाने के लिए। हाँ, आने जाने के लिए। और दिन के समय में उनका जब 10-12 दिन का हो जाता है बच्चा, उसके बाद दिन में 8 से 10 घंटे उनको फीड रेस्ट देना चाहिए, 12 बजे से 4-5 बजे तक। अच्छा। हाँ, उससे हीट स्ट्रोक की समस्या कम होती है। ठीक है ना। और ठंडक बनाए रखने के लिए कुछ विशेष? ठंडक बनाए रखने के लिए आजू बाजू में नेट लगाना होता है या जूट के बोरे भी लगा सकते हैं। ऊपर स्प्रिंगर चलते हैं, सेट के ऊपर जो टीन है, टीन के ऊपर स्प्रिंगर चलेगा तो ठंडक बनी रहेगी। ठंडक बनी रहेगी। उसका पानी आजू बाजू में जूट के बोरे या नेट जो लगाओगे उसमें गिरता है, तो उससे ठंडक बनी रहती है। अच्छा सुनील भैया, हमें ये बताइए कि मुर्गा मुर्गी पालन के लिए इनके आहार की व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे होती है, जिन्हें इनसे पूरा पोषण आहार मिल पाए? आहार की व्यवस्था हमारे छिंदवाड़े में 2-3 लोग बेचते हैं जिनके पास ये आहार मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप कैसे करते हैं इनके आहार की व्यवस्था?
व्यवस्था? हम खुद हमारा फीड प्लांट है, जी। तो हम इनका आहार अपने खुद के फीड प्लांट में तैयार करते हैं। इसके लिए सामान्य अनाज जो होता है वही अनाज होता है या फिर कुछ अलग से होता है नहीं, अनाज? ये मक्का लगता है इसमें, और सोया की ड्यूसी होती है जो ऑयल निकलने के बाद फली बचती है, वो लगती है। सोया ऑयल लगता है और उसमें लगभग 17 से 18 किस्म का मेडिसिन लगता है, विटामिन, मिनरल, अच्छा, कैल्शियम, सारे पोषक तत्वों वाली दवाइयाँ होना उसमें, सारे 17 से 18 प्रकार के। 17 से 18 प्रकार की दवाइयाँ लगती है। ये दवाइयाँ पूरी पाउडर फॉर्म में ही होती है क्या, हाँ, टोटल सब पाउडर फॉर्म में होती है मिलाने के लिए अनाज में? मिलाने के लिए। सुनील भैया, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो चूजे रहते हैं वो जी। बहुत नाजुक होते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पे क्या देखभाल की जरूरत होती है? चूजे जो होते हैं उनके लिए तो शुरू में मैंने बताया आपको कि ठंड में कैसी व्यवस्था रखना है, गर्मी में कैसी रखना है। हाँ, और चूजा काफी हष्ट पुष्ट होता है, बहुत जी। ज्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत उसकी केयर करना हो, बस मेंटेनेंस आपको अच्छे से रख लो तो बाकी दिक्कत नहीं होती है। सुनील भैया, ये बताइए कि मुर्गी जो है वो अंडे देने में कितने समय में सक्षम होती है? अंडे देने में 5 महीने में सक्षम होती है मुर्गियाँ। कितने समय तक ये अंडे देती है? लगभग 1.5 से 2 साल अंडे देती हैं, एक अंडा रोज देती है। मांस विक्रय के लिए एक मुर्गी या मुर्गा कितने समय में तैयार हो जाता है यदि कोई सिर्फ मांस विक्रय करना चाहे तो? ये 35 दिन से 40 दिन के अंदर में तैयार हो जाता है। अच्छा, पूरी तरीके से परिपक्व हो पूरी जाता है। तरीके से तैयार हो जाता है, 35 दिन से 40 दिन के अंदर में तैयार हो जाता है। अंडे में से यदि चूजे निकालने की व्यवस्था रखना चाहे तो उसके लिए क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए हैचिंग मशीन लगती है। हैचिंग? हाँ, हैचिंग मशीन आती है उसके लिए, क्योंकि ये मुर्गियाँ अंडे नहीं फोड़ती हैं। जैसे देसी मुर्गियाँ अंडे में बैठ के अंडे फोड़ती हैं, ये नहीं बैठती हैं, लेकिन अपने आप टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है जितना टेम्परेचर उसको होना। तो एक अंडे से कितने समय बाद चूजे तैयार हो सकते हैं? 21 दिन बाद चूजा तैयार होता है। 21 दिन तक के उस अंडे को रखना पड़ता है हाँ, 21 दिन तक उस वो अंडा मशीन में टेम्परेचर रहता में? है। ठीक है। और इनकी बीट जो निकलती है कि बीट से भी कुछ खाद तैयार की जाती है या आप उनको फेंक देते हैं? नहीं, ये किसान लोग ले लेते हैं, खेती वाले, खेती में डलती जी। है खाद। जैविक खाद के लिए जैविक खाद विक्रय करते हैं आप इसका? हाँ, विक्रय करते हैं। कैसे किलो के हिसाब से लेते हैं किलो के किसान हिसाब अपने? से, ट्राली के हिसाब से बिकता है यहाँ पे 2500-3000 रुपये ट्राली। तो इसको स्टोर करके रखते हैं सुखा के या फिर तुरंत ही भिजवा देते हैं? कई फार्मर स्टोर करके रखते हैं और कई फार्मर तुरंत पहुंचा देते हैं। स्टोर करना भी इसको नुकसानदेही है फार्मरों के लिए। जी। फार्मरों को इसको स्टोर नहीं करना चाहिए, तुरंत बेच देना चाहिए। यदि हमारे किसान भाई कृषि से जुड़े हुए मुर्गी पालन का व्यवसाय भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? कर सकते आप आखिरी में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे मुर्गी पालन? किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि मुर्गी पालन अगर उन्हें करना है तो मुर्गी पालन के लिए मेंटेनेंस जितना अच्छा आप कर सकते हैं, मेंटेनेंस अच्छा होने से बीमारियां आपके फार्म में कम आएगी। हाँ, समय समय पर जो उनको लगता है वैक्सीन समय पे कीजिए। फिक्स आता है तो उसकी देख रेख 8 से 10 दिन अच्छी तरह से कीजिए। ब्रीडिंग से बीमारियां आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो सुनील भैया, आपसे हमें आज बात करके बहुत अच्छा लगा। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ मेहमान क्रम में मौजूद थे सुनील गढ़ेवाल जी, जो कि पोल्ट्री फार्म के संचालक है ग्राम गोरैया टाना से। हमारी ओर से, हमारे किसान भाइयों की ओर से चलते चलते राम राम। राम राम। किसान भाइयों, मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ग्राम गोरैया ढाना छिंदवाड़ा के मुर्गी पालक व्यवसायी सुनील गढ़ेवाल। इनसे बातचीत कर रहे थे कविता साहू और विषय था मुर्गी कुक्कुट पालन पर। तो ये महत्वपूर्ण भेंटवार्ता हमने सुनी और आइए अब एक बार फिर मनोरंजन की ओर रुख करते हैं और सुन लेते हैं रविशंकर श्रीवास्तव की आवाज़ में ये बढ़िया सा लोकगीत। नर्मदा मैया ऐसी तो बहे रे, ऐसी तो बहे रे, जैसे बहे जादूदा की धार रे। नर्मदा मैया हो।
और किसान भाइयों, इस लोक संगीत के बाद आइए जुड़ जाते हैं हम हमारी आज की चर्चा से। कीट प्रबंधन और मृदा संरक्षण से खेती की समस्याओं का समाधान। किसान भाइयों, भारत की कृषि हमारी पहचान और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छी खेती का आधार केवल बेहतर बीज या उन्नत तकनीक ही नहीं, बल्कि स्वस्थ मिट्टी और सुरक्षित फसल भी है। यदि हमारी मिट्टी उपजाऊ रहेगी और फसलें कीटों से सुरक्षित रहेंगी, तभी खेती लाभकारी और टिकाऊ बन सकेगी। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम मृदा संरक्षण और वैज्ञानिक कीट प्रबंधन को अपनाएं। ठीक कहा योगेंद्र भैया आपने। मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, पानी और सहारा प्रदान करते हैं, है ना? बिल्कुल। यदि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भाई उत्पादन स्वाभाविक सी बात है कि कम होने लगता है। हाँ। और खेती की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए बिल्कुल। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना हर किसान की सबसे पहली और अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ भाइयों, मिट्टी के संरक्षण के लिए हमें संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और जैविक खाद और हरी खाद को बढ़ावा भी देना चाहिए और समय समय पर मिट्टी का परीक्षण भी करवाना चाहिए। साथ ही फसल अवशेषों का सही प्रबंधन, कंपोस्ट का उपयोग और जल संरक्षण जैसी तकनीकें अपनाकर मिट्टी की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। किसान भाइयों, खेती में कीटों का प्रकोप भी किसानों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होता है। कई बार तो ये भी होता है कि कीट फसलों को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि उत्पादन और आय दोनों प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय यदि हम वैज्ञानिक और समन्वित कीट प्रबंधन अपनाते हैं तो यह हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग एक अच्छा विकल्प है। इससे हानिकारक कीटों का नियंत्रण होता है और पर्यावरण भी कम दुष्प्रभाव पड़ता है। कम दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि खेतों के आसपास ऐसे पौधे और फल फूल भी लगाए जा सकते हैं कि जो कि काफ़ी लाभकारी होते हैं और कीटों को आकर्षित करते हैं और हानिकारक कीटों की संख्या को कम करने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल। और उन्नत खेती के अंतर्गत फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा सकता है। इससे कीटों की समय पर पहचान भी हो जाती है और उनका प्रभावी नियंत्रण संभव भी हो पाता जी है। बिल्कुल। ज़रूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी आप ले सकते हैं और उचित कीटनाशकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जल संरक्षण भी मृदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खेतों में मेड़बंदी, वर्षा का जल संग्रहण और सूक्ष्म सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और पानी की बचत भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कविता बहन, आज जी। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग किसानों को मिट्टी संरक्षण और कीट प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमें इन सेवाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, स्वस्थ मिट्टी और सुरक्षित फसल ही समृद्ध किसान की पहचान होती है। यदि हम मृदा संरक्षण और वैज्ञानिक कीट प्रबंधन को अपनाएंगे तो न केवल हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खेती सुरक्षित और लाभकारी बनी रहेगी। आइए हम सभी मिलकर अपनी मिट्टी की रक्षा करें, फसलों को कीटों से बचाएं और समृद्ध कृषि की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, यही थी हमारी आज की चर्चा और अब एक बार फिर बारी है मनोरंजन से जुड़ने की। तो चलिए सुनते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत। गोरी ठाणी अटरिया छजिया की नैना चौवर चला रही कजरा रे। गोरी ठाणी अटरिया छजिया की नैना चौवर चला रही कजरा रे। ठाणी अटरिया छजिया की नैना चौवर चला रही कजरा रे। गोरी ठाणी अटरिया छजिया की नैना चौवर चला रही कजरा रे। अरे बूंदाल लार जुदैया तो चमके, बूंदाल लार जुदैया तो चमके, बूंदाल लार जुदैया तो चमके। कानन कर कोला रतनारे नैना चौवर चला रही कजरा
गोरी ठाणी अटरिया सजिया की नैना चौवर चला रही गजरा रे। झनकारत हाथों की चूड़िया, झनकारत हाथों की चूड़िया, झनकारत हाथों की चूड़िया, अरे लट खोले जैसे बदरा कारे नैना चौवर चला रही बदरा रे। गोरी ठाणी अटरिया सजिया की नैना चौवर चला रही गजरा रे। गोरी ठाणी अटरिया छजिया की नैना चौवर चला रही कजरा रे। गोरी ठाणी अटरिया सजिया की नैना चौवर चला रही गजरा रे। फेंकत है जब लट झटका से, फेंकत है जब लट झटका से, फेंकत है जब लट झटका से, हो रहे राम धई धुन सारे नैना चौवर चला रही कजरा रे। गोरी ठाणी अटरिया सजिया की नैना चौवर चला रही गजरा रे। और किसान भाइयों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं कविता बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।